सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। कोविड दुनिया में रहेगा, कोविड दुनिया से नहीं जाने वाला। क्या अब दुनिया कोविड के साथ रहेगी तो क्या तरीक़ेकार होगा? मेरे साथ बहुत ही स्पेशलिस्ट मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर आसिम, जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले 3 साला कारकर्दगी इमरान खान साहब की लोगों ने बहुत तनकीद की, बहुत तारीफ़ भी की, लेकिन तनकीद इस बात पर ज़्यादा हुई कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो 70% टैक्स देता है 3 साला कारकर्दगी में कहीं पर नहीं था। कहीं पर इमरान खान साहब ने कराची के हवाले से कोई अपनी कारकर्दगी नहीं बताई। आखिर क्यों, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान जंग रही, जंग होती रही और एक लम्हा ऐसा आया काबुल एयरपोर्ट पर जब हम धमाके हुए, ऐसा लम्हा आया कि दाइश एक तरफ, तालिबान और अमेरिका दूसरी तरफ। तो क्या अब तालिबान और अमेरिका के अंदर इत्तेहाद होने जा रहा है दाइश को खत्म करने के लिए? ये दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब ढूंढते हैं मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सवाल बहुत सिंपल है। लोग कह रहे हैं तालिबान अमेरिका लड़ाई 20 साल हो गए, 2 धमाके होते हैं और 2 धमाकों के बाद अमेरिका और तालिबान का नैरेटिव एक हो जाता है और दोनों दाइश के खिलाफ हो जाते हैं। अब क्या हम दुनिया को ये देखने जा रहे हैं, दुनिया ये देखने जा रही है कि तालिबान और अमेरिका मिलकर दाइश का खात्मा करेंगे? क्या ऐसा आपको लगता है? असल में ये गेम इतनी सिंपल नहीं है और दाइश की प्रेजेंस भी इतनी सिंपल नहीं है। अगर आपको याद हो और आपकी मेमोरी के अंदर जरूर ये चीज मौजूद हो कि जब इराक की जंग हो रही थी तो उस जमाने में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था जिसकी हेडिंग थी कि सस्पिशन रन डीप इन इराक दैट CIA एंड द इस्लामिक स्टेट आर यूनाइटेड। उसके बाद ईरान के एक इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने भी एक स्टेटमेंट दी थी। वो इंटेलिजेंस की ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्टर एक औरत थी और उन्होंने दाइश का और CIA का लिंकेज एक्सप्लेन किया था। उसके बाद सूडान का प्रेसिडेंट था उमर अल बशर, उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी जिसने CIA और दाइश का और कहा था कि CIA ने दाइश को पाला है। उसके साथ साथ अपना ब्राज़ील के फिदेल कास्ट्रो की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी। तो दाइश को आइडेंटिफाई करना एज ए सेपरेट एंटिटी या सिर्फ एक दाइश को एस्टेब्लिश करना, दाइश को आइडेंटिफाई करना, मेरा ख्याल ये पूरी चीज़ों की सही तस्वीर नहीं है। दाइश के पीछे बहुत सारी दुनिया की पावरफुल एजेंसीज खड़ी हुई हैं जिसमें CIA का भी नाम आता है, मुसैद का भी नाम आता है। मुसैद की प्रेजेंस आपको अफगानिस्तान के अंदर पता है। आपको ये भी पता है कि रॉ मुसैद का एक जॉइंट और NDS का एक जॉइंट ऑपरेशन सेंटर था रफीकाबाद के इलाके में, जहाँ से वो प्लानिंग करके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी किया करते थे। जो फॉरवर्ड कल्चरल सेंटर्स के नाम पे जो जगहें बनाई हुई थी, वहाँ पे दाइश के भी, वहाँ पे NDS के भी और मुसैद के भी ऑपरेटर मौजूद होते थे। तो एक जगह पे तालिबान ने हमला भी किया था, 6 ज्यूज को उन्होंने मारा भी था। इंटरनेशनल प्रेस में वो खबर नहीं आई। उससे थोड़ा आगे चलेंगे तो जो इराक के अंदर जब अमेरिकन आर्मी निकली तो सिमिलरिटी में, जैसे आज अमेरिकन लोग चीख रहे हैं और मीडिया पे आ रहा है कि $80 बिलियन का इक्विपमेंट जो है वो आप तालिबान के हवाले करके चले गए, 200 तैयारे छोड़ के चले गए हैं। अपाची हेलीकॉप्टर है, उसमें ब्लू हॉक वो हेलीकॉप्टर वो भी मौजूद है। अच्छा, मैं इसी के हवाले से गजनफर साहब आपसे फोन बात कर लेता हूँ। ये बहुत सारी फोन की टेप्स चल रही हैं, क्लिप्स चल रहे हैं, ऑडियो मैसेजेस चल रहे हैं। अमरीकी तर्जुमान पेंटागन की वो भी ये बात कर रहे हैं, जो फिगर्स दे रहे हैं कि इतना सामान हम छोड़ गए हैं, $80 बिलियन का हम सामान अफगानिस्तान में छोड़ गए हैं। 2000 के करीब हमने ये छोड़ दिए हैं, 500 के करीब ये छोड़ दिए हैं, 200 हमने तैयारे छोड़ दिए हैं। ये सारी चीजें छोड़ के अमेरिका क्यों गया है? इराक में क्यों छोड़ के गया था? इराक में इसलिए छोड़ के गया था, तो जो मैं आपसे पहले आपको दे रहा था कि इराक में इसलिए छोड़ के गया था कि दाइश को वैसे तो सप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ छोड़ जाते हैं वो खुद ही आके काबू कर लेंगे और इराक के अंदर और सीरिया के अंदर दहशतगर्दी फैलाएंगे। तो वो एक इंटेंशनल प्लानिंग थी, एक इंपीरियल एजेंडा है। और नॉम चॉम्स्की ने बहुत अरसे पहले कह दिया था कि जो रेडिकलाइज इस्लाम प्रेजेंट करते हैं एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ इंपीरियल एजेंडा
which is being supported by CIA and world leading ये मुसाद और CIA उस इंपीरियल एजेंडे अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में इस्लाम को बदनाम करने के इस सारी सूरत हाल में हम हवाले करते हैं इस बिगड़ साहब, इस सारी सूरत हाल में अब तालिबान के लिए तो इंटरनल चैलेंजेस भी हो गए, एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हो गए। तालिबान में ये कैपेसिटी है कि वो इसका सामना करें पॉजिटिवली? आपने खुद कहा कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान एक पेज पे आ गए 2 धमाकों के बाद। एग्जिट डेट दी हुई थी जो बाइडन उस एग्जिट डेट से किस तरह पीछे हट सकते थे, उसके लिए कोई आपने सिनेरियो क्रिएट करना था ताकि एग्जिट डेट को एक्सटेंड करें। G7 की ताकतें कह रही थी आप नहीं जा सकते, कोई सिनेरियो क्रिएट करना था, कोई एलिबाई क्रिएट करनी थी, वो एलिबाई क्रिएट हो गई जब 2 धमाके हो गए। बाकी 2 धमाके तो उन्होंने किए जो अपना म्यूनिशन और अपने हथियार अमेरिकन आर्मी ने तबाह किए हैं। वहाँ कहते हैं कि अमेरिकी फौजी मर गए, किसी की तस्वीर आज तक आपने अभी तक तो आई नहीं है। कई जगह पे कोई बरियल का कोई वो नहीं आया कि अमेरिकी फौजों के मरने का हो। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें सर इस तरह सिंपल नहीं है जिस तरह अमेरिका बयान कर देता है और हम सुन लेते हैं, या वर्ल्ड मीडिया बयान करता है हम सुन लेते हैं, या इंडियन मीडिया झूठ से लबरेज है, धोखाधड़ी, फरेब, लफ्जी दहशतगर्दी, फिजिकल दहशतगर्दी। उनकी एंकर्स देखे वो ऐसे चीख रही होती हैं जैसे उनको हिस्टीरिया हो गया है और अफगानिस्तान के अंदर उनका कोई ब्लड ब्रदर रह रहा था और वो तालिबान। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में ये जो सारी सूरत हाल है इसमें अंदर चैलेंजेस तालिबान को, एक्सटर्नल चैलेंजेस तालिबान को, अमेरिका का बदलता हुआ रवैया, उसकी स्ट्रैटेजीज में तब्दीली, इस सारे सीन में जो इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लग रहे हैं, लगते रहे हैं, अब नए जो इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लग सकते हैं वो क्या होंगे, क्या हो सकते हैं? पाकिस्तान पे इल्ज़ामात नहीं, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा हो रहा है। अगर दुनिया में अमन लाना इल्ज़ाम है तो इसको कबूल कर ले। अगर पाकिस्तान का ये कहना कि हम पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते हैं इल्ज़ाम है तो वेरी गुड है, पॉलिटिकल सोल्यूशन तो पूरी दुनिया चाहती है। अगर पाकिस्तान कहता है वहाँ डेमोक्रेसी है, इंडिया का अमेरिका कहता है वहाँ डेमोक्रेसी है, तो पाकिस्तान उसी को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि चाइना कहता है कि चाइना की अभी एक फॉरेन मिनिस्टर एक स्पोक्स पर्सन ने स्टेटमेंट दी है कि अमेरिका की डेमोक्रेसी जो है वो मनी डेमोक्रेसी है, हमारी पीपल्स डेमोक्रेसी। अगर मनी डेमोक्रेसी इंडिया लाना चाहता है, जिसका अमेरिका लाना चाहता है, जिसके उन्होंने तबाह बर्बाद किया अफगानिस्तान को, तो पाकिस्तान तो एक मॉरली भी, लीगली भी, डिप्लोमेटिकली भी, पॉलिटिकली भी एक बड़े हायर पेडिस्टल पे खड़ा हुआ है, जहां पे उसकी वो बात साबित हो गई कि अफगानिस्तान का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। अगर मिलिट्री सोल्यूशन आप इम्पोज करेंगे तो धमाके होंगे। तो तालिबान के अंदर यही चैलेंजेस है, लेकिन ये चैलेंजेस वो उस वक्त निपटेंगे ना जिस वक्त हुकूमत आप उनके हवाले करेंगे। अगर आप उनके ऊपर एनफोर्स कर रखेंगे अमेरिकन आर्मी और धमाके कराते रहेंगे, धमाके होते रहेंगे, तो फिर तालिबान का न्यूक्लियर अपना नैरेटिव या तालिबान की इंडिपेंडेंस या तालिबान की जो प्रेजेंस है या तालिबान की जो इनिशिएटिव है या तालिबान की जो आउटरीच है या उनका जो लॉ एंड ऑर्डर या गवर्नमेंट का सिस्टम वो वजूद में नहीं आ सकेगा। अगर वो वजूद में ही नहीं आएगा, अगर वो इम्पोज ही नहीं होगा अफगानिस्तान के, और आपको पता है कि अमेरिकन प्रॉक्सीज, मुसाद प्रॉक्सीज, CIA प्रॉक्सीज, रॉ की प्रॉक्सीज जिनके जरिए बम धमाके कराए जाते हैं, और तालिबान ने एक जगह पर रेड किया है जहां पे उनको दस्तावेज मिली हैं जिसमें रॉ की दस्तावेज मौजूद है कि वो इस खित्ते में दहशतगर्दी किस तरह करा रहे थे। उसके साथ साथ कल उन्होंने उन लोगों को भी कुछ पकड़ा है जो धमाकों के अंदर इन्वॉल्व थे। नूरिस्तान के अंदर किसको नहीं पता कि पाकिस्तान से भी भाग के दहशतगर्द भागे हुए थे, और हम अमेरिका को उस वक्त कहते कि नूरिस्तान में फकीरुल्लाह और वो लोग बैठे हुए उनको टारगेट करें, तो वो तो उस वक्त नहीं करते थे। तो ये किस किस्म का, तो ये जो हिपोक्रेसी और लाइव जो। अच्छा, अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है, अब पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर अनाउंस हो गया है, इस्लामाबाद के अंदर होटल्स खाली हो रहे हैं, कराची के अंदर बंदोबस्त हो रहा है और शहरों में बंदोबस्त हो रहा है कि वो अफगानी शहरी जो अमरीकियों के करीब थे या उनके लिए काम करते रहे, उन्हें अमरीकी पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, वो पाकिस्तानी अब पाकिस्तान में आके मेहमान बनेंगे, वो अफगानिस्तान के शहरी। अब आपको क्या नज़र आता है, ये अमेरिका इन 4, 5, 8 हज़ार अफगानियों को कुछ दिन के लिए यहाँ लेकर आएगा और अमेरिका ले जाएगा 31 तारीख के बाद, या ये पाकिस्तान में ही रहेंगे? ये क्या है, ये सीन है क्या? शेख रशीद ने तो इस चीज़ को डिनाई किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी स्टेटमेंट में, कि कोई होटल खाली कराए जा रहे हैं या कोई हॉस्टल्स खाली कराए जा रहे हैं। लेकिन कल की उसके ऊपर एक छोटी सी स्टेटमेंट DG-ISPR ने भी दी थी एक सवाल के जवाब में, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कुछ लोग ऐसे आएंगे तो वो टेम्परेरीली होंगे, उसके बाद उनको जहां वो जाना चाहेंगे वहां रवाना कर दिया जाएगा। ठीक है। तो अब इन दोनों चीज़ों को आप कंक्लूड कर लें
तो इसमें यही निकलता है कि अगर कुछ लोग आएंगे और वो अमेरिकन के साथ रहे या जर्मन के साथ रहे या नेटो के साथ रहे हैं, तो वो परमानेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये जैसे मैंने भी इस्लामाबाद में चेक किया है, तो ऐसी कोई एफर्ट नहीं है कि कोई होटल खाली कराए जा रहे हो या लोगों के गेस्ट हाउसेस खाली कराए जा रहे हो या अपना यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स खाली कराए जा रहे हो। अभी ऐसा कोई शायद प्रैक्टिकली ग्राउंड पर नहीं है सूरत आया तो नहीं है, लेकिन लोग तो गवर्नमेंट से भी ज़्यादा आगे दौड़ते हैं ना। हाँ, तो उनकी टेंशन पता नहीं कैसे निकली। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अब यहाँ तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा अफ़गानी शहरी जो पहले पाकिस्तान आ चुके थे महाजरीन, उनको वापस भेजने की मनसूबाबंदी सामने आए। लेकिन इस वक्त मनसूबाबंदी जो सामने आ रही है वो नए महाजरीन को यहाँ लेकर आना है, उनको ठहराना है और उनको फिर वापस भेजने का अमल होगा या नहीं होगा। लेकिन ख़ास तौर पे वो अफ़गान शहरी जो कि अमरीकियों के लिए खिदमत अदा करते रहे हैं, अमरीकी उनको पाकिस्तान लाकर आबाद करना चाहते हैं। अब इस पर आगे स्टेप्स क्या होंगे? अब मेरी कोशिश है कि जो 3 साल कारकर्दगी है इमरान खान साहब की हुकूमत की, उस पर भी बात करूं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं। कोविड दुनिया से नहीं जा रहा, अब उसके रूप बदलेंगे और रूप बदल रहे हैं, उसके वेरिएंट बदल रहे हैं। इस वक्त जो दुनिया में तबाही मचाने वाला वेरिएंट है वो इंडियन डेल्टा वेरिएंट है। अब वो उसने फारिस के अंदर तबाही मचाई, इंडिया के अंदर तबाही मचाई, पाकिस्तान के उससे असरात चल रहे हैं। अभी पाकिस्तान में चौथी लहर जारी है, लेकिन अमेरिका के अंदर भी ये चौथी लहर चल रही है। डॉक्टर आसिम शाह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत ही माहिरीन में से हैं जो गाइड करते रहे हैं। हम इनको CNN के ऊपर देखते रहे, मुख्तलिफ अमेरिकन चैनल्स पे देखते रहे, हमारे प्रोग्राम से भी शरीक रहे। आज कराची में मौजूद हैं, मैंने दावत दी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए। हम बच नहीं रहे कोविड से, एक नई नई शक्ल के अंदर दुनिया में कोविड रहेगा और ये इसका दौरानिया कितना लंबा हो सकता है? आपने उससे बात की कि हम कोविड से बच नहीं रहे और ये रहेगा। पहले तो ये कि क्यों रहेगा, उसमें हम भी अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं। क्यों हम अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं? 1.5 साल से ऊपर हो गया कोविड को, या 1.5 साल तकरीबन हो गया कोविड को। हमने वैक्सीनेशन की शरह उस हिसाब से नहीं की जिस हिसाब से करनी चाहिए थी। सारी दुनिया की बात कर रहे हैं, सारी दुनिया में, खासकर इवन अमेरिका में हम 50% पे आके रुक गए, जबकि हमें 80% तक आ जाना चाहिए था, लेकिन हम रुक गए। हमने मास्किंग की शरह उस हिसाब से नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी। वायरल्स का ये होता है, वायरसेस का ये होता है कि इनके मुख्तलिफ वेरिएंट्स आते रहते हैं, और कोविड क्योंकि सारी दुनिया में फैला है और ये बहुत ही कंटेजियस है जैसे आपको पता है, तो इसके वेरिएंट्स आते रहेंगे और इसकी बचने की सूरत हाल सिर्फ वही जैसे मास्किंग है जो आपको पता है। तो क्योंकि हम सही एहतियात नहीं कर पाते, थोड़े दिन करते हैं फिर हम पीछे हो जाते हैं, फिर हम करते हैं, और उसमें हमारा कसूर भी नहीं है। इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो है कोविड फटीग। लोग कोविड से तंग आए हुए हैं, लोग मास्क नहीं पहनना चाहते हैं, लोग वैक्सीन से मुतनफ़िर हैं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने वैक्सीन लगाई है 6-6 महीने बाद उनको दोबारा इन्फेक्शन हो रही है। तो इस किस्म की बहुत सारे जो खदशात है उस वजह से कंप्लाइंस में बहुत अमेरिका में भी जिन लोगों ने वैक्सीन ली है वो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं। हम मेरे कई दोस्त अमेरिका में जो डॉक्टर हजरात हैं, जैसे मैंने दिसंबर में वैक्सीन ली थी, फाइजर की वैक्सीन, मॉडर्ना की वैक्सीन, 6 महीने के बाद न सिर्फ लोगों को कोविड हुआ है, वो अस्पताल में एडमिट हो गए। इस वक्त मैं जैसे ह्यूस्टन में हूँ, इस वक्त ह्यूस्टन में चौथी लेयर इस हद तक आई हुई है, जैसे मैं प्रोग्राम से पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि अस्पताल भर गए हैं। इवन डॉक्टरों को जब इमरजेंसी रूम गए हैं तो 200-200 मरीज उनसे आगे हैं। चौथी लेयर में अमेरिका में हॉस्पिटल्स भर गए, लेकिन ये कुछ शहरों में, बड़े शहरों में जैसे ह्यूस्टन है, हर जगह लेयर्स का ये होता है कि लहरों का सिटी वाइज ट्रैवल करती है, आगे पीछे आती है, किसी में पहले किसी में बाद। लेकिन जो चौथी लहर आई हुई है तो ह्यूस्टन में खासकर टेक्सास और फ्लोरिडा, इन 2 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा कोविड के केसेज हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है रिपब्लिकन गवर्नर्स, और उसकी वजह है कि उन गवर्नर से कह दिया है कि हम मास्क को मैंडेट नहीं करेंगे और आप मास्क ना पहने। दोनों गवर्नर मास्क का मजाक उड़ाते हैं। टेक्सास का गवर्नर रिपब्लिकन, उसको खुद कोविड हो गया, और जबकि उसने दोनों वैक्सीन लगाई हुई है। वहाँ सियासत चल रही है, वहाँ सियासत चल रही है अभी तक। मास्क पहनने ना पहनने जी, आप समझते हैं पाकिस्तान में चल रही है, वहाँ पे भी बहुत सियासत। डोनाल्ड ट्रंप के चाहने वाले अब तक मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद है, मास्क नहीं पहनेंगे, डटे हुए हैं वो, मास्क नहीं पहने उन्होंने। अच्छा, तो फिर दुनिया से तो कभी जाएगा नहीं। तो यही मसला है ना कि जब तक 80%, 90% लोग वैक्सीन नहीं लगाते, मास्क नहीं पहनते, ये जा नहीं सकता। लेकिन हम आके अटक गए वही 50-55% पे। अब उससे आगे हम कैसे जाएं? उससे आगे जाने के लिए पॉलिटिक्स में हम फंस जाते हैं। इससे बेहतर तो पाकिस्तान के अंदर हिकमत अमली है, अमेरिका से बेहतर है। हमारे ये सेंटर्स खुले हुए हैं, अब ज़्यादा सेंटर्स हैं, मगर फ़र्क है पाकिस्तान और अमेरिका। जी, पाकिस्तान में अगर आप देखें सेंटर्स में, आप तज्जिया करें लोगों से जो वैक्सीन लगाने जाते हैं, उनसे पूछा वैक्सीन लगाने क्यों आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि कल हमारा सिम बंद हो जाएगा। जी, तो ये हम वहाँ नहीं कर सकते।
अमेरिका में अगर हम ये करेंगे तो सिविल राइट्स का केस हो जाएगा। तो वो असल में दैट्स अ डिफरेंट असल में सोसाइटी। शऊर का एजुकेशन में बहुत सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान में, उनको किसी तरीके से डराया जा रहा है। नया लॉ ये है कि मोटरवे पर नहीं आ सकते अगर आपने वैक्सीन, ट्रैवल नहीं कर सकते आप, बहुत सारी चीजें। तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई रिस्ट्रिक्शन कर नहीं सकते, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे आप यहाँ पे कहते हैं मेरा जिससे मेरी मर्जी, वहाँ पे वो कहते हैं मेरा मास्क मेरी मर्जी। मेरा मास्क मेरी मर्जी। हमारे यहाँ तो पंजाब में पेट्रोल भी नहीं ले सकते अगर आपने वैक्सीनेशन। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सख्त किया जा रहा है, लेकिन जो कुछ भी है पाकिस्तान मेरे ख्याल है इस मामले में बहुत अच्छा है। हमारी यहाँ भी सियासत है। हमारी यहाँ मुराद अली शाह साहब वजीर आजम पाकिस्तान से 6000 किलोमीटर आगे हैं। वो पता नहीं जदीद किस्म के जो SOPs के फार्मूले लेकर आते हैं। स्कूल सारी दुनिया के अंदर खुले हुए, एक बहुत ही अजीब सूरत हाल है। सिंध के अंदर स्कूल्स बंद हैं। मेरे हिसाब से अच्छी बात है स्कूल बंद है। अच्छा। मुझसे अगर आप पूछे, क्योंकि ये जो चौथी लहर है इसमें बच्चे सब, जब कोविड आया था तो आपको याद होगा कि हम कहते थे कोविड जो है ये बुजुर्ग की बीमारी है। बल्कि मैं आपके प्रोग्राम में आया था पिछले साल, मुझे बात भी हुई थी कि कोविड 75-85 ईयर्स ओल्ड के लोगों को लगता है। अब जो कोविड है वो यंग लोगों की बीमारी है। जो चौथी लेयर है, ये लहर है, इसमें कोविड यंग लोगों को हो रहा है, 18, 20, 25 उम्र के लोगों को या बच्चों को। चिल्ड्रन हॉस्पिटल टेक्सास में है, जैसे टेक्सास चिल्ड्रन दुनिया का सबसे बड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल, बिस्तर नहीं है, बेड्स नहीं है, क्योंकि बच्चे इतने इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो अब जो है कोविड ख्याल में पूरे पाकिस्तान में स्कूल बंद हो जाने चाहिए। जहाँ देखिए इसमें बेहतरीन तरीका यही है जिससे हमारी हुकूमत कर रही है, जहाँ केसेस ज़्यादा हैं वहाँ आप हाइब्रिड मॉडल करें या वो करें, जब केसेस कम हो जाएं तो बेहतर करें। जैसे आपने अभी पिछले महीने किया था कि आपने 10 दिन के लिए लॉकडाउन किया था, उससे सूरत हाल आपकी बहुत बेहतर हुई। अगर आप केसेस देखें कराची के ही सिर्फ, कि उस वक्त एक दिन में 3000 के करीब लोग पॉजिटिव थे। अब जब से आपने बंद किया है तो 1200, 1300, 1400 केसेस है। अब आपका तीसरा इम्तिहान, जो अगला इम्तिहान है, वो आएगा अगले हफ्ते, जब मुहर्रम वाला इम्तिहान, और 14 अगस्त पे जो लोग बाहर निकले हैं और 9-10। मेरी कोशिश है डॉक्टर अताउर रहमान साहब को भी हम लाइन पर लें, वो उनके पास बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा डेटा। अच्छा, ये जो इस तरह के सोशल रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, जिस तरह के मुहर्रम में हमने देखा, बहुत एक मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर एक SOPs के तहत लोगों ने वैक्सीन ली। मैंने बहुत सारे सेंटर ऐसे देखे जहाँ पे आज़ादारी भी थी, वैक्सीन लिए जा रहे थे और लोगों ने बहुत सारा प्रोसेस गुजारा। अब एक तो इससे एक मैसेज ये मिल रहा है कि अब दुनिया में जो भी आपकी एक्टिविटी होगी, आपको वैक्सीन लेने के बाद आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अभी आपने हवाला दिया कि एक हफ्ते के बाद हमें इसका रिएक्शन नज़र आएगा। इसका रिएक्शन जो हमें नज़र आएगा वो आपके ख्याल में किस सतह का हो सकता है? क्योंकि आपने काफ़ी SOPs पे नज़र रखी थी और इतने बुरे हालात नहीं थे जो हो सकते थे, तो रिएक्शन ज़रूर नज़र आएगा। लेकिन मेरी पेशेंट को ये है कि रिएक्शन कदरे धीमा होगा इस महीने के शुरू से। अच्छा। जो हालात थे इस महीने के शुरू में जब आपने 10 दिन का लॉकडाउन किया, वो रिएक्शन उम्मीद है कि नज़र नहीं आएगा, और अल्लाह करे कि मेरी पेशेंट कोई सही हो, क्योंकि ख़तरनाक बात नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आजकल केसेस है उससे ज़रूर बढ़ेगा, उससे ज़रूर बढ़ेगा। क्योंकि होता ये कि जब आप ढीला करते हैं, जब आप लॉकडाउन स्लो करते हैं, तो 12 दिन 14 दिन बाद आपको सही पिक्चर प्रेजेंट होती है। तो इट टेक्स 2 वीक्स। अच्छा, अब एक और चीज़ हुई है, अब लोग उस पर बहुत खुश हैं। उम्रा ज़ायरीन अब जाएंगे, सऊदी अरब ने नरमी कर दी है। कल का फुटेज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हरम भरा हुआ था, लोग बहुत सारे थे। सऊदीज स्ट्रैटेजीज, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स वहाँ ट्रैवल करते हैं और 12 साल ट्रैवल करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो सऊदी अरब के अंदर उम्रा ज़ायरीन जाएंगे, सारी दुनिया से जाएंगे, फिर अपने अपने मुल्कों में वापस आएंगे, ये जो इंटरेक्शन होगा, इससे दुनिया पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, उन्होंने बड़े टाइट SOPs किए हुए। अगर आप देखें तो जो वो तवाफ़ भी कर रहे हैं, तो एक वक्फे से आपने देखा होगा, अगर आपने पिक्चर्स देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी, उन्होंने काफ़ी अच्छे इक़दाम किए। अगर कि तो इसी तरह का रखेंगे और ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं करेंगे तो इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ उन्होंने खोल दिया और वापस 10 लाख उस सूरत हाल पे चले गए, तो फिर इम्पैक्ट ज़रूर आ सकता है। क्योंकि आपको पता है हमारी उसमें कि जब हम इमोशनल हो जाते हैं लोग तो एकदम करीब आ जाते हैं, एंड देन इट कैन कॉज अ प्रॉब्लम। हमारे यहाँ ये है कि वहाँ पे लोग डिस्टेंस पे खाने काबा में नमाज़ पढ़े, लेकिन हमारी मस्जिद में अगर आप डिस्टेंस से नमाज़ पढ़ें तो मौलवी डांट लगाता है कि करीब आप क्यों नहीं आ रहे, सफ़ों के बीच में गैप क्यों। हालांकि वहाँ पे अलाउ है, वहाँ पे अलाउ है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं अलाउ, ये एक अलग बहस है। वहाँ पे एक अच्छा, क्या ये जो सारी सूरत हाल है इसके अंदर जो लोग आएंगे वहाँ पे और अपने अपने मुल्कों में जाएंगे, वहाँ असर पड़ेगा? असर पड़ सकता है अगर वहाँ SOPs रिलैक्स होते हैं। अब यह है कि हर जगह PCR टेस्ट हो रहा है, जाने से पहले, आने के बाद, वो वैक्सीनेटेड लोग ले रहे हैं। तो वैक्सीनेटेड लोगों में एक अच्छी बात ये होती है कि अगर इन्फेक्शन होती भी है तो माइल्ड इन्फेक्शन होने का खदशा होता है, अगर होगी भी तो हॉस्पिटलाइजेशन कम होती है। तो उससे, जैसे मैंने कहा, होती है लेकिन कम हो सकती है, तो उससे खतरा तो हो सकता है। लेकिन अगर खतरा हो तो अमेरिका पिछले 1.5 साल में एक दफ़ा बंद नहीं हुआ किसी के लिए भी।
अच्छा। लोग इटली से आए वैक्सीन, ये इन्फेक्शन लेके, यूके से आए, चाइना से आए, मतलब पूरे आने दे, पूरे मुल्क में फैलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आने दे, फ्री कंट्री है। तो वही रहेगा जो है, कोई इसी खास उसमें वो नहीं, एहतियात करेंगे। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद होंगे। दुनिया में कोविड कब तक रहेगा, कैसे ख़त्म होगा, इस पर हम बात कर रहे हैं। इस ब्रेक के बाद डॉक्टर अताउर रहमान हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। कोविड-19 से दुनिया कब जान छुड़ाएगी, कितना अरसा लगेगा? ये अब मामला ये है कि बहुत सारे त्यौहार, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, लोग सफ़र भी कर रहे हैं, बुबरा ज़ायरीन जाएंगे उम्रे के ऊपर, मुहर्रम पूरी दुनिया के अंदर मनाया गया। अब लोग संभल गए हैं, इसके साथ निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब फोरकास्ट क्या की जाए? कितना वक्त लगेगा कोविड को ख़त्म होने में, या हम इस कोविड के साथ ही आगे बढ़ेंगे? डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, अब दुनिया कह रही है कि भाई मुहर्रम भी हो गया, अब सऊदी अरब ने उम्रा भी खोल दिया है, अब ट्रैवल भी हो रहा है, एयरलाइंस ने भी अब शुरू कर दी हैं फ्लाइट्स, हर चीज़ नॉर्मल वे में जा रही है। आप क्या देख रहे हैं कि चौथी लहर जो पाकिस्तान में भी है, अब देखते हैं एक हफ्ते के बाद क्या सूरत हाल होगी। डॉक्टर आसिम शाह भी बता रहे थे कि अमेरिका के अंदर चौथी लहर है, बहुत ख़तरनाक है, बच्चे हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर जगह नहीं है, बेड खाली नहीं है, लेकिन अब दुनिया चल रही है। आखिर कब तक कोविड रहेगा? जी शुक्रिया, ये बहुत अहम सवाल पूछा है। इसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि हर हफ्ते या 2 हफ्ते ये एक नई शक्ल इख्तियार कर लेता है, और उसमें बहुत सी अशकाल जो हैं वो पुरानी शक्लों से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, और वो जब आती हैं तो वो फिर डोमिनेट कर जाती हैं, और पिछली जो अशकाल हैं, जो पिछले इसके वेरिएंट्स हैं, वो दब जाते हैं। और यही सिस्टमेटिकली जो मुख्तलिफ हुआ है चाइनीज़ वायरस से आज तक, वो यही होता रहा है कि सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा फैलने वाला वो छा जाता है, दूसरों को दबा देता है। और दुनिया की आबादी देखें तो पिछले 1 महीने के अंदर तकरीबन 80% ज़्यादा पॉपुलेशन मुब्तला हुई है कोविड में। तो ये तकरीबन दुगनी होती जा रही है हर महीने या 6 हफ्ते में जो लोग कोविड में मुब्तला हो रहे हैं। तो बीमारी दुनिया में दब नहीं रही बल्कि बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। ये 2 फैक्टर सामने रखने हैं। ये इसके बावजूद कि वैक्सीनेशन जो है वो कुछ ममालिक में, यूरोप में, अमेरिका में काफ़ी हद तक लग चुकी है और लग रही है। वहाँ पे अमवात तो कम हो रही हैं, लेकिन जो तादाद है कोविड पेशेंट्स की, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये जो है ये जब तक बरकरार रहेगा, जब तक आपके दुनिया के अंदर इसकी जो टोटल कोविड पॉपुलेशन जो है वो कम नहीं हो जाती और एक ख़ास लेवल से कम नहीं हो जाती, या तो ये कि 80% लोग जो हैं वो कोविड में मुब्तला हो चुके हों और हर्ड इम्यूनिटी की सूरत इख्तियार कर ले, उसमें 2 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं कि पूरी दुनिया में, क्योंकि दुनिया के एक मुल्क में भी ये रहेगा और नई नई म्यूटेशन पैदा होंगी। तो देखिए, एक म्यूटेशन पैदा होती है साउथ अफ्रीका से, दूसरी निकलती है ब्राज़ील से और छा जाती है, तीसरी निकलती है भारत से और फिर छा जाती है पूरी दुनिया में। तो ये जब तक रहेगा, और ये जो है अब देखिए फ्लू का वायरस जो है कितने अरसे से है, वजह क्या है कि कोई सही वैक्सीन आज तक ईजाद नहीं हुई, और ये जो है ये शक्लें बदल बदल के आता रहता है और मौजूद है। तो इसके साथ आपको अगले चंद साल तो यकीनन रहना पड़ेगा। और ये बस डर इस बात का है कि खुदा न खास्ता ये वो वाली शक्ल इख्तियार न कर ले जो सार्स या मर्ज़ की थी, जिस पर डेथ रेट, जो अमवात की शरह थी, वो 8 से 10% थी, जबकि इसमें 1 से 2% है। अगर इसकी वो शक्ल आ जाती है तो एक क़यामत भी बर्पा हो सकती है दुनिया के अंदर। डॉक्टर साहब, ये आपने ख़तरनाक पिक्चर एक पेश की है। हम जो इस वक्त दुनिया में मंजर देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सारी एयरलाइन अब ऑपरेशनल हो चुकी हैं, सारे बड़े बड़े दुनिया के इवेंट्स हो गए हैं, ओलंपिक्स हो गया, जिस तरह भी हुआ ओलंपिक्स हो गया। सबसे बड़ा इज्तिमा जो दुनिया में होता है हज का, वो अब उसके इंतजामात हो रहे हैं, अगले साल हज उसी तरह से होगा। उम्रे की कल का फुटेज, अभी का फुटेज, लोग बहुत थे। मुहर्रम सारी दुनिया में मनाया गया, बहुत एहतियात की गई वैक्सीनेशन के साथ। अब ये जो आपने जो बात बताई है, अगर हम सारी दुनिया के अंदर स्ट्रैटेजीज जो देख लें, अमेरिका की स्ट्रैटेजी, यूरोप के अंदर, लंदन के अंदर, लंदन अभी बैन लगा के रखा हुआ है उसने पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की अपनी हिकमत अमली, वैक्सीनेशन 24 आवर्स
ऑन है, इंडिया की सूरत हाल, इस सारे तनाजुर के अंदर ये जो आपने कहा 2 साल भी लग सकते हैं और 4 साल भी लग सकते हैं, क्या हम ये कोई क्वांटिटी ले सकते हैं कि दुनिया की टोटल आबादी का इतना % अगर वैक्सीनेशन हो जाए, उसकी वैक्सीन लग जाए, तो हम इत्मीनान बख्श सूरत हाल में आ सकते हैं? डॉक्टर साहब जी, अगर आपको 80% आबादी दुनिया की यानी कि आपके पास अगर 7 अरब के करीब है तो 5.5-6 अरब आबादी वैक्सीनेट हो जाए तो कम से कम अमवात की शरह तो दब जाएगी, लेकिन कोविड फिर भी बरकरार रहेगा, क्योंकि कोविड जो है वो जो लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं उनको कोविड लगता भी है और वो दूसरे को अंदर फैलाते भी हैं, तो उससे कोविड गायब नहीं होगा, बल्कि ये मौजूद रहेगा दुनिया के अंदर और शक्लें बदलता रहेगा, म्यूटेट होता रहेगा। और आप जैसे देख रहे हैं कि अमेरिका में एक मिसाल देख लीजिए कि वहाँ पे अक्सर अफराद को काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन जो एलिजिबल पॉपुलेशन है लग चुकी है, सिवाय बच्चों के, और उसकी वजह से अमवात कम हो गई हैं, लेकिन कोविड मौजूद है और कोविड की वजह से हॉस्पिटल भर रहे हैं और हालात जो है, लेकिन उन्होंने जो प्रायोरिटी दी है वो बिजनेस को दी है, कॉमर्स को दी है, और ये इसकी जो मुख्तलिफ शक्लें आ रही हैं उसके लिए वैक्सीन तो अभी अब वैक्सीन की एफिकेसी कम होती जा रही है, तो ये तो और ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल होती जा रही है मेरे नज़रिए में, कि जैसे मैंने कहा कि एक स्टेटिस्टिकल पॉसिबिलिटी यकीनन है कि कोई ऐसी इसकी शक्ल आ जाए जिसमें शरह अमवात वही हो जाए जो इसके आबाओ अजदाद में थी, यानी कि सार्स या मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्ज में थी, जिसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। तो खाली वैक्सीनेशन खाली अकेला हल नहीं है इसका, वैक्सीनेशन भी, और फिर दुनिया में तादाद इसकी टोटल मरीजों की दबनी जो है कम होनी, ताकि एक सर्टन लेवल पे ये इतनी कम हो जाए कि फैलाव इसका कम हो जाए। अभी वैक्सीनेशन से फैलाव जो है वो अभी भी फिर भी बढ़ रहा है। जैसे मैंने कहा 1 महीने के अंदर 80% दुनिया में ज़्यादा कोविड तकरीबन दुगना हो गया है पिछले 1 महीने में, तो इससे सूरत हाल आपको दिखाई देती है कितनी खतरनाक हो रही है। अच्छा डॉक्टर आसिम शाह साहब, जैसे डॉक्टर अताउर रहमान कह रहे हैं दुनिया में ज़्यादा ख़तरात हो रहे हैं, ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, ये बच्चों को वैक्सीनेशन लगाना, आप कह रहे हैं पेशेंट बहुत ज़्यादा अमेरिका के हॉस्पिटल्स के अंदर, ह्यूस्टन के हॉस्पिटल के अंदर, सबसे बड़े हॉस्पिटल के अंदर बच्चे, ऑलमोस्ट बच्चों के अस्पताल भरे हुए हैं, ये वैक्सीनेशन हमें किस एज तक ले जानी पड़ेगी? 3 साल तक। 3 साल तक बल्कि कोशिश तो कर रहे हैं कि 2 तक ले जाए। जो अभी स्टडीज हो रही हैं वो 2 साल के बच्चे को वैक्सीन लगे, तो 3 महीने की भी बच्चों में हो रही है स्टडीज। तो स्टडीज तो इतने लो भी हो रही है, लेकिन जो अगला स्टेप है वैक्सीनेशन के अप्रूवल का वो 2 से 3 साल से लेके 12 साल, 12 साल तो अभी भी अलाउ है, लेकिन 2 से 3 से 12 अगला स्टेप है जिसकी स्टडी हो रही है, ह्यूस्टन में हो रही है, और अगले 3 महीने के अंदर फॉल तक, अक्टूबर तक वो सामने आ जाएगी, वैक्सीन आपके सामने आ जाएगी। अच्छा एक बात मैं और ऐड करते चलूँ डॉक्टर अताउर रहमान की बात। अच्छा पाकिस्तान में भी लगा सकते हैं 12 साल तक? हमारी यहाँ तो भी 16 साल तक का जी है मामला। जी 16 से ऊपर तो यहाँ लगी रही है, लेकिन अब 12 नेक्स्ट स्टेप 12 है, 12 के बाद पाकिस्तान में होगा, फिर 12 के बाद फिर वो जो उससे कम उम्र के बच्चे हैं 2 साल तक के बच्चे को लगना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह अक्टूबर तक, अभी जो अक्टूबर उम्मीद है। अच्छा डॉक्टर साहब की एक बात जो उन्होंने की, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने की, लेकिन उसमें एक जो मसला बीच में हमारा फंस गया है वो ये कि री इन्फेक्शन का रेशो काफ़ी बढ़ गया है। यानी अगर आपको कोविड हुआ पिछले साल अप्रैल में, फिर आपको कोविड दोबारा हो गया नवंबर या दिसंबर में, फिर आपको कोविड एक तीसरी बार, जो री इन्फेक्शन का जो रेशो आ रहा है उसमें फिर हम क्या करें? हमें ये उम्मीद थी कि वैक्सीन लगेगी, वैक्सीन हो सकता है 2 साल तक रहे, यहाँ तो वैक्सीन 6 महीने बाद ही लोगों को कोविड हो रहा है। हाँ। तो या तो लोग अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वैक्सीन एफिकेशियस नहीं है, या दोबारा लगवाएं, बूस्टर अब शुरू हो गया अमेरिका में, आपको पता है कि उन्होंने कह दिया 8 महीने बाद आप बूस्टर लगा सकते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो क्या हर 8 महीने बूस्टर लगेगा? क्या डोज बढ़ा के उसको ज़्यादा पोटेंट कर दिया जाए, स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि 1 साल तो निकाले, जैसे फ्लू की वैक्सीन है हर साल लगती है। तो अब वहाँ पे हम फंसे हुए हैं कि 1 साल भी नहीं निकाल पा रही वो वैक्सीन, 6 महीने 8 महीने में प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा सवाल है। एक और सवाल है डॉक्टर साहब, इस सवाल का क्या जवाब है कि हर पॉजिटिव होने वाला पेशेंट ज़रूरी नहीं है कि पहली बार उसको पॉजिटिव हुआ हो, पहले भी वो वैक्सीन करवा चुके हैं, उनको पहले भी कोविड हो चुका है, वैक्सीन भी लग गई, कोविड भी हो गया, दोबारा कोविड हो रहा है, तो क्या दोबारा वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, क्योंकि आपके जो वैक्सीनेट होते हैं वो कम्प्लीटली 100% महफूज नहीं हो जाते दोबारा कोविड के अटैक से, सिर्फ शदीद बीमारी से महफूज होते हैं, लेकिन और हॉस्पिटलाइजेशन से महफूज हो जाते हैं क्योंकि शदीद बीमारी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनको कोविड लग भी सकता है और दूसरों को लगा भी सकते हैं। और 6 महीने बाद ये एविडेंस ये है कि आपके अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं कोविड वैक्सीनेशन के बावजूद
ये काफ़ी कम हो जाती हैं और आपको फिर बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी आप बूस्टर डोज लगा लें तो भी आपको ये होगा और फिर अच्छा। आप फिर भी दूसरे लोगों को फैलाएंगे। तो इससे लगना और फैलाना अपनी जगह पे कायम रहता है। री इन्फेक्शन का जो डॉक्टर साहब ने मसला बताया, ये बहुत बड़ा मसला है। हाँ। इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि वैक्सीन जो अभी तक आई हैं वो आपको री इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट नहीं कर रही। दूसरे बच्चों के बारे में मैं आपको बताता चलूं जी। कि यूरोपियन मेडिकल एजेंसी जो है उसने मई में 12 साल से ऊपर के जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं उनको इजाज़त दे दी थी कि वो मॉडर्ना और फाइज़र लगवा सकते हैं और अमेरिका में भी यही बात सही है। और अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 साल के से बड़ी उम्र के ऊपर स्टडीज़ हुई हैं और ये जो रिस्क है बच्चों का वो बहुत कम है। वैक्सीनेशन से ज़्यादा कहीं ज़्यादा रिस्क वैक्सीन ना लगाने का है। और आपके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने उन्होंने बल्कि एक स्टडी के बाद इजाज़त भी दे दी है कि 3 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को लगा सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में हम बहुत तेज़ी से जा रहे हैं कि बच्चों को भी प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आपने बड़ों को तो प्रोटेक्ट कर लिया लेकिन बच्चों को भी हो भी रहा है कोविड और अमवात भी हो रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी है, वो ये कि हम जो भी वेरिएंट डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमने देखा कि लंदन वेरिएंट आया, उससे पहले चाइनीज़ वेरिएंट था, अब इंडियन डेल्टा वेरिएंट है, इनकी लाइफ कितनी होती है? यानी कि हर कितने अरसे के बाद एक नया वेरिएंट आ सकता है? अब इसको तकरीबन चौथा 5वां महीना चल रहा है जब से शोर मचना शुरू हुआ है इंडियन वेरिएंट का। अब अगला वेरिएंट अंदाजन कितने अरसे में तवक्को की जा सकती है कि वो आएगा और तबाही मचाएगा? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो वेरिएंट किस फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, तो ये तकरीबन हर रोज़, हर दूसरे रोज़, हर चौथे रोज़ नया वेरिएंट सामने आ रहा है, लेकिन वो इतना ख़तरनाक नहीं होता। तो कुछ इसकी अक़साम हैं, कुछ वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न हैं, कुछ ऐसे वेरिएंट्स हैं जो परेशान नहीं करते और वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। तो वेरिएंट्स आ तो बराबर बहुत तेज़ी से रहे हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो हमारी लेबॉर्ट्री है कराची यूनिवर्सिटी में जमील रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, हमने 120 वेरिएंट तो यहीं पर हमने डिस्कवर कर लिए हैं और दुनिया में हज़ारों इसके वेरिएंट आ चुके हैं। लेकिन ये जो वेरिएंट हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये वो ख़तरनाक वेरिएंट्स हैं जो न सिर्फ आते हैं बल्कि फिर छा जाते हैं, क्योंकि इनमें इन्फेक्टिविटी बहुत इन्फेक्शस जो बहुत ज़्यादा होते हैं और इसकी वजह से ये पुराने वेरिएंट्स को दबाते हैं। तो मेरे इस किस्म के जो जिसकी बात कर रहे हैं आप, तो हर 2 से 4 महीने के दरमियान आप देखेंगे कि नए ऐसे वेरिएंट्स जो कि फिर छा जाएंगे और पुराने वेरिएंट्स को दबा देंगे। वो आते रहेंगे जब तक कि दुनिया में ये पूरा का पूरा सिलसिला दब नहीं जाता। दोनों चीज़ों से, एक तो वैक्सीनेशन से एक हद तक दबेगा और दूसरे जो है सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन से दूसरे तरीके से दबेगा। बिल्कुल सही बात की उन्होंने वेरिएंट की कि 4 से 6 महीने यूजुअली। अच्छा, 4 से 6 महीने, इसका मतलब है अब दुनिया तैयार रहे, एक और खतरनाक वेरिएंट आने वाला इंडियन डेल्टा के बाद। अब ये मतलब इसका इंतजार रहे। वेरिएंट तो आएगा लेकिन हर वेरिएंट ज़रूरी नहीं कि उतना ही खतरनाक हो। वेरिएंट की खतरनाकी का इससे अंदाज़ा होता है कि उसका इन्फेक्टिविटी रेशो कितना है, R0 फैक्टर कितना है। यूके वेरिएंट ख़तरनाक था, साउथ अफ्रीका ख़तरनाक था, लेकिन इतना ख़तरनाक नहीं था जितना शुरू में यूके था। इंडियन उन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक था। तो ज़रूरी नहीं कि अगला वेरिएंट इतना ही ख़तरनाक हो जितना ये, इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम भी हो सकता है। तो लेट्स बी पॉजिटिव और उम्मीद करें कि इससे कम ख़तरनाक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताएं, जो पहला हमने चाइनीज़ वेरिएंट देखा वो आया तो दुनिया के अंदर अमवात बहुत ज़्यादा हुई। बिल्कुल, यूरोप में अमवात बहुत हुई। हमने ऐसे ऐसे फुटेज देखे शायद दुनिया हॉल गई कि ये होने क्या हो रहा है ये। उसके बाद जो वेरिएंट आए आहिस्ता आहिस्ता अमवात में कमी हुई। अभी अमवात हो रही है लेकिन कमी है। इसकी वजह क्या है? ये हम अंडरस्टैंड कर गए हैं, हमने SOPs पे अमल दरामद किया है दुनिया ने, हमने वैक्सीनेशन के प्रोसेस को तेज़ किया है, यही है या कोई और हल भी? इसकी बहुत सारी वजूहत है। पहले तो ये कि जब शुरू में आई थी डिजीज़ तो वी वर कॉट ऑफ गार्डेड, कुछ नहीं में अंदाज़ा था कि ये क्या है। कुछ अरसा लगा समझने में कि ये कोरोना वायरस है, कोविड है, क्या प्रिकॉशन करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं पता था, इलाज का नहीं पता था, नेगेटिव प्रेशर का नहीं पता था। कई मरीज़ वेंटिलेटर पे चले गए, किसी को स्टीरॉयड दी, किसी को आपको याद होगा जिथ्रोमैक्स हर एक को लोग दे रहे थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, टोटके भी चल रहे थे, सब कुछ नहीं पता था। तजर्बे हो रहे थे, कन्विंस नहीं थे। पिछले 1.5 साल में काफ़ी तजुर्बे हुए जिसमें से पता चल गया कि जी वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं देनी, हमें ब्लीच का वो नहीं लेना है जैसे ट्रम्प साहब ने कहा था। बहुत सारी चीज़ें में पता चलती गई, निकलती गई और जो चीज़ें सामने आई हैं 1.5 साल में कि जो कामयाब हैं, स्टीरॉयड है या रेमडेसिविर है या दूसरी दवाएं हैं, तो वो अब हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये 1.5 साल का हमारा प्रैक्टिकल तजुर्बा है जो करोड़ों बिलियंस ऑफ पीपल पे हो चुका है।
तो ये एक बड़ा मुस्तनद तजुर्बा हमारा है इतने, तो अब हम वो यूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से मोर्टेलिटी कम हुई है, हॉस्पिटलाइजेशन में अब ट्रीटमेंट बेहतर हो गया है, क्योंकि इतना बड़ा जिसको कहते हैं ना कि ये एक बगैर किसी रिसर्च के फ्री में हमें एक ये रिसर्च मिल गई है कि एविडेंस हमारे सामने है कि हमने इतने लोगों के साथ ये तजुर्बे किए हैं और हमें पता चल गया है। शुरू में तो हम तजुर्बे ही कर रहे थे, तो इस वजह से काफ़ी बेहतरी आई है। और दूसरा ये कि वेरिएंट का भी ये होता है कि 120 वेरिएंट जैसे बताया डॉक्टर अतार रहमान ने, डॉक्टर साहब की अपनी जो रिसर्च है उनकी 120, लेकिन आपको पता नहीं चलता, इसलिए कि उनका R0 फैक्टर इतना कम होता है, इन्फेक्टिविटी रेट इतना कम होता है कि वो आके निकल गए। सिर्फ वो सामने आते हैं जो कि ज़्यादा इन्फेक्टिव होते हैं, जो ज़्यादा फैल रहे होते हैं। अभी इसके बाद डेल्टा के बाद लैम्डा भी आया था ब्राज़ील से, लेकिन किसी ने उसका जिक्र नहीं किया। वो इतना इफेक्टिव नहीं था। शुक्र है कि इफेक्टिव नहीं था, इसमें तो एफिकेसी खतरनाक है ना, तो वो इतना इन्फेक्टिव नहीं था, तो वो आके निकल गया, उसका इतना जिक्र भी नहीं हुआ। तो ये आते रहेंगे, वायरस में तो आते रहते हैं, म्यूटेशन होती रहती है, आते रहते हैं और सही होता रहता है। 4 से 6 महीने में एक नया वेरिएंट आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टर अतार रहमान साहब, ये जो हम एसओपीज बार बार बात करते हैं, लोग चिढ़ गए हैं, मास्क जिद में नहीं लगा रहे, हाथ जिद में नहीं धो रहे, कह लेंगे यार बार बार कहते रहते हैं आप लोग, बार बार आपका यही काम है, घर में झगड़े भी होते हैं, बच्चे नहीं मानते, लोग कहते हैं यही तो है और क्या है। अब इसका कोई अगला स्टेप, एसओपीज का अगला स्टेप, डिस्टेंस पे रहना, हाथ धोना, मास्क लगाना, बाहर ना निकलना, गैर जरूरी ना ट्रैवल करना, इनके अलावा भी कोई चीज़ है, मतलब यही रहेंगी हमेशा डॉक्टर अतार रहमान साहब? जी बिल्कुल यही रहेंगी, क्योंकि जो स्टैंडर्ड एसओपीज़ है बस ये है कि क्योंकि जो ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं, यानी कि जो अब ये वाला जो डेल्टा वेरिएंट है, ये उधर ओरिजिनल चाइनीज़ वायरस के मुकाबले में इसमें जो वायरल लोड है पेशेंट में वो 1000 से 1200 गुना ज़्यादा है। ये कोई 1 महीने पहले नेचर में स्टडी आई है। तो ये जो है, तो इसकी वजह से एक आदमी जो खांस रहा हो इस वेरिएंट से, उससे जो वायरसेस निकलेंगे उसके मुंह से और नाक से, वो कहीं ज़्यादा है तादाद उनकी बनस्बत चाइनीज़ वायरस से। तो उसके अंदर एसओपीज़ में और सख्ती करनी पड़ेगी और दूर रहना पड़ेगा, बंद जगहों पे नहीं आना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं एक और कमेंट करना चाहूँगा, जो आप ये कह रहे हैं कि अमवात कम हो रही हैं साल, 1.5 साल, 2 साल के, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही नहीं है। आप देखिए कि 70,000 के लगभग अमवात हुई हैं पिछले 1 हफ्ते में दुनिया में, 70,000 1 हफ्ते के अंदर। तो ये बहुत, और अगर आप ग्राफ देखें अमवात का वर्ल्ड वाइड, तो ये एक ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ये अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुआ और नीचे की तरफ जाना शुरू नहीं हुआ। तो ये जो इम्प्रेशन है कि अब अमवात कम हो रही हैं आज से 1.5 साल 2 साल पहले से, ये सही नहीं है। एक्चुअली अमवात की तादाद बढ़ती जा रही है और अमवात कम नहीं होंगी जब तक कि आप वैक्सीनेट ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया की आबादी को नहीं कर लेंगे। अभी तक तो आपने मेरे ख्याल से 5-10% भी दुनिया की आबादी को वैक्सीनेट नहीं किया होगा। डॉक्टर साहब की बात सही है कि अमवात ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन कंट्रीज़ डिफरेंट हो गई हैं। जैसे यूएसए में अमवात की शरह कम हुई है, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में बढ़ गई है, जहाँ पे कि यूनिवर्सली अमवात जी यूनिवर्सली लेकिन ज़्यादा है, ही इज राइट, यूनिवर्सली ज़्यादा है, वो ट्रैवल कर रही है कहाँ का। अच्छा डॉक्टर साहब, अमेरिका के अंदर मास्क नहीं लगा रहे, एसओपीज पे अमल दरामद नहीं हो रहा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जो मैं बात कर रहा था, डिस्टेंस पे होना चाहिए, हाथ धोएं, मास्क लगाएं, गैर जरूरी ट्रैवल ना करें। अमेरिका में तो किसी चीज़ पे अमल दरामद नहीं हो रहा। अमेरिका में सब कुछ खुला हुआ है, एवरीथिंग इज ओपन, कंसर्ट्स हो रहे हैं, 1000 2,000 लोगों के कंसर्ट हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है कॉमन। अच्छा, उसमें ये अमेरिका दुनिया को मरवा तो नहीं देगा कोविड में? अमेरिका कहता है कि चाइना ने हमें मरवा दिया, तो चाइना ने तो कर दिया रोल, लेकिन आप तो दानिस्ता कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी यही है कि एक अमेरिका ही नहीं, अब आप देखें कि यूरोप भी काफ़ी हद तक खुल रहा है, खुलता है फिर बंद होता है, खुलता है फिर बंद होता है। अमेरिका में प्रॉब्लम है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं कि वो जो सेकेंड अमेंडमेंट या फर्स्ट अमेंडमेंट हमारी जो राइट्स है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों में फंस जाते हैं कि इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाते। अच्छा, एक और चीज़ ये कि अमवात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मास्किंग जो लोग करते हैं वो भी गलत करते हैं। अब हमें चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग ना करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, सोशलाइजेशन करें, क्योंकि अब सोशल आइसोलेशन से जो डिप्रेशन, जो बीमारियां और जो सुसाइड की शरह में इजाफा हुआ है, वो एक अलग ही कहानी है। तो हमें सोशल आइसोलेशन भी नहीं करनी, क्योंकि अगर एक डिजीज़ साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल रहेगी, तो आप कैसे सोशली आइसोलेट होकर रह सकते हैं? तो आपको सोशलाइज करना है। लेकिन दुनिया में हर जगह पे असूल अलग है, अमेरिका में अलग है, असूल वही है अमेरिका में। अमेरिका में आप कह रहे हैं भाई कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, लोग मिल सकते हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, एक साथ जमा हो रहे हैं, सैनिटाइजर नहीं है, वैक्सीन तक नहीं लगवा रहे हैं अब तो लोग अमेरिका में। तो कहीं अमेरिका मरवा तो नहीं देगा सारी दुनिया को इस चक्कर में? अमेरिका में फिर भी वैक्सीन की शरह कई मुल्कों से ज्यादा है। अगर आप न्यूजीलैंड लें, ऑस्ट्रेलिया लें, उन्होंने टोटल लॉकडाउन रखा तकरीबन 1.5 साल। कितनी वैक्सीन लगी है? मेरे ख्याल है 10, 15, 17%। तो अब उनको लॉकडाउन से क्या फायदा हुआ? लॉकडाउन भी इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज वैक्सीन और मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग है। लॉकडाउन
इलाज फॉर अ शॉर्ट पीरियड 10 दिन 2 हफ्ते का लॉकडाउन किया, क्योंकि आप पूरे साल तो मुल्क को लॉकडाउन करके नहीं रख सकते ना, कैसे चलेगा मुल्क। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब लोग समझ रहे थे कि बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन वहाँ पे भी हो गया। अब आखिरी चंद लम्हात हैं, मैं डॉक्टर साहब आपसे चाहूंगा कि आप इस पर काइंडली कहें कि अमेरिका कहीं मरवा तो नहीं देगा। ये जो बात है कि वहाँ पे कोई एसओपी पे अमल दरामद नहीं हो रहा, सिवाय इसके कि उन्होंने स्पीड में वैक्सीनेशन करवा दी, लेकिन अब नहीं हो रही, तो डॉक्टर अताउर रहमान साहब, अमेरिका की ये हिकमत अमली दुनिया को मुसीबत में तो नहीं डाल देगी? बिल्कुल डाल सकती है। जब तक ये कोरोना मौजूद है, ये वायरस, और ये म्यूटेट कर रहा है, और जो कि यकीनन मौजूद है अमेरिका में भी और दूसरी जगह वैक्सीनेशन के बावजूद, सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन का प्रेशर जो है वो कुछ कम हुआ है, और डेथ्स कम हो गई हैं, अमवात कम हो गई हैं, लेकिन जब तक ये मौजूद है तो आप आग से खेल रहे हैं। और आग एक नई किस्म की आग निकलती है, नया वायरस निकलता है जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस होता है और जिसकी अमवात की शरह ज़्यादा होती है, चाहे वो अमेरिका से निकले चाहे वो दूसरे ममालिक से निकले। तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है जो दुनिया पे मंडला रहा है, और ये जो है जब तक आप ये दबेगा नहीं दुनिया में, ये बहुत तेज़ी से दोबारा फैल के और बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब, मेरे साथ शीद अहमद साहब इस वक्त मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब, हम मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं, कितने अफगान मेहमान पाकिस्तान आ रहे हैं? अभी तो कुछ पता नहीं, अभी तो नॉर्मल ही है, कोई 1000-2000 बाई एयर आए हैं, 1400-1500 और 1400-1500 बाई रोड आए। और अच्छा, इनकी नौयत क्या है शेख साहब? 3,500। जी शेख साहब, आपने चूंकि आप सबसे मुस्तनद आदमी है पाकिस्तान में इस बारे में, ये मेहमान कुछ अरसे के लिए अमेरिका ले जाएगा इनको या यहाँ ये ठहरेंगे? कुछ तो डिफरेंट मुल्कों के, अमेरिका के तो थोड़े से लोग हैं। अच्छा, ऑफ कोर्स ये ट्रांजिट है एयरपोर्ट के ऊपर, ये जो आपको मैं 3,000 लोग कह रहा हूँ, इसमें से 400-500 लोग और हैं जो कि एयरपोर्टों पे ही हैं इस वक्त, और वो वहाँ से ही ट्रांजिट निकल जाएंगे बाहर। हमने किसी को 21 दिन से या बाज़ लोगों को 30 दिन से ज़्यादा वीज़ा नहीं दिया। अच्छा, हमने वीज़ा इतना ज़्यादा दिया ही नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल शेख साहब आपसे, जो हमारे पास बहुत सारे मेहमान अफगान महाजिन पहले थे, उनको वापस भेजने के लिए भी हमारी हिकमत अमली तैयार है? मेरा ख्याल है इस पर 31 तारीख के बाद जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए और वहाँ की सूरत हाल हो, वैसे तो मैं इस बात की सोच रखता हूँ कि ये जिस वक्त आए थे, अब देखें ना, इतने 20 साल हो गए हैं, इनको अपने वतन में जाना चाहिए। लेकिन इसका फैसला तो मुझसे बड़ी सतह पे होगा, जो भी होगा, और 31 तारीख के बाद 10-15 दिन लगेंगे। लेकिन मैं ये राय रखता हूँ कि अब अफगान महाजरीन को वापस चले जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान। प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।